कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, लिख भी रहे होंगे। ठीक, हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग कई सारे वीडियो देख चुके हैं। कई सारे वीडियो मतलब ये है कि हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन, फिर कर्नाटक युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हम लोग घटनाक्रम, परिणाम और पृष्ठभूमि देख चुके हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग कल बात किए थे संधियों के बारे में कि बक्सर के युद्ध के बाद जब हारे हैं मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला हारे हैं, तो इनके साथ संधियाँ हुई हैं। जब संधियाँ हुई, मीर कासिम के साथ नहीं, मीर कासिम तो कहीं का नवाब था ही नहीं, क्योंकि पहले ही हटा दिया गया था बंगाल से, मीर जाफ़र को बना दिया गया था, तो वो कहीं का नवाब बने, तो उसके साथ तो होगी नहीं। हुई किसके साथ? मुगल बादशाह और अवध के नवाब के साथ। तो कल हम यहाँ तक देख चुके हैं। ठीक, कोई परेशानी तो नहीं यहाँ तक? आप लोग लिख लीजिएगा, पूरा लिखा करिए, जितना बताया जाए उसको पूरा लिख लिया करिए। इतना ज़्यादा रहता भी नहीं है। ठीक, आधा घंटा का वीडियो रहता है और उसमें लिखना क्या रहता है, जो मुख्य मुख्य बातें उतनी लिखाई जाती हैं, तो आप लोग पूरा लिखा करिएगा, उसे छोड़िएगा नहीं। समझने के लिए, ऐसा नहीं है कि समझने के लिए, जैसे परिणाम तो समझने के लिए ही बताया जाता है कि परिणाम यही होता है कि अंग्रेजों की स्थिति पता चल जाए जिसका वो आगे लाभ उठाएंगे। परिणाम यही होता है कि उनकी स्थिति क्या हो गई है, उनकी स्थिति के बाद आगे वो क्या करेंगे। परिणाम तो इसीलिए जानने के लिए किया जाता है, पढ़ा इसलिए जाता है कि आगे उनके बारे में अच्छे से समझ बन सके, आगे की स्थिति अच्छे से स्पष्ट हो सके। तो हम लोग प्लासी के युद्ध में भी यही सब देखे थे, पृष्ठभूमि देखे थे, घटनाक्रम, कारण और परिणाम, असफलता कारण, इतना वहाँ देखे थे। तो आज हम लोग थोड़ा देख लेते हैं बक्सर के युद्ध के बारे में। तो हम लोग पृष्ठभूमि, घटनाक्रम और कारण देख चुके हैं। फिर इसके बाद संधियां कल देखें, इलाहाबाद की प्रथम संधि, द्वितीय संधि और अवध के नवाब के साथ। आज हम लोग देखेंगे परिणाम के बारे में। तो आज हम लोग परिणाम थोड़ा बहुत देख के समाप्त करते हैं बक्सर का युद्ध। इसके बाद आगे जो भी पढ़ा जाएगा अभी लास्ट में बता दिया जाएगा। ठीक, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज पढ़ेंगे परिणाम के बारे में। परिणाम, परिणाम क्या, बक्सर के युद्ध के बाद कुछ ना कुछ तो परिणाम निकलेगा ही। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं आर्थिक परिणाम क्या हो गया। आर्थिक परिणाम का मतलब अंग्रेजों को इसमें क्या लाभ हुआ और हानि किसको हुई। आर्थिक परिणाम, ठीक। तो इसमें आप पहला लिखिए, इसमें क्या लिखेंगे? आर्थिक परिणाम तो अंग्रेज क्या करेंगे, मुक्त व्यापार जो छोटे क्षेत्र में कर रहे थे, अब तो उनका क्षेत्र बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बक्सर के युद्ध में दो लोग हार चुके हैं, और मीर कासिम तो हारा ही, जो बंगाल का नवाब था पहले, फिर हटाया गया, मीर जाफर को बनाया गया, तो भी बंगाल में तो उनका पूरा नियंत्रण है ही। अब बात हो रही है कि अवध के नवाब भी हार चुके हैं, जो शुजाउद्दौला है। तो जब हार चुके हैं तो वहाँ भी मुक्त व्यापार ही होगा, जो हारेंगे वहाँ पास मुक्त व्यापार होगा। मुक्त व्यापार का मतलब कर नहीं देंगे, व्यापार करने के लिए कोई कर नहीं दिया जाएगा। जो व्यापारी होंगे वो जाएंगे, वस्तुएं सब खरीदेंगे, बेचेंगे, लेकिन उसके लिए किसी प्रकार का कोई कर नहीं चुकाया जाएगा, कोई मूल्य नहीं दिया जाएगा। ठीक, ये बातें हैं। तो आर्थिक परिणाम में पहले यही है कि मुक्त व्यापार का विस्तार हुआ। क्या हुआ? मुक्त व्यापार का विस्तार हुआ। विस्तार का मतलब आप समझ सकते हैं क्यों विस्तार हुआ। बंगाल तो था ही पूरा, बंगाल जो नवाब वहाँ के थे कि मीर जाफर, जहाँ पर सिराजुद्दौला हारा है, मीर जाफर है, मीर कासिम थे, फिर नजमुद्दौला नजमुद्दौला बनाया गया। ठीक, तो वो वहाँ पास पूरा बंगाल में तो ये मुक्त व्यापार कर ही रहे हैं, दस्तक का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अन्य क्षेत्र जैसे अब अवध में, इलाहाबाद, कड़ा, हर स्थानों पर क्या होंगे, हम ये मुक्त व्यापार करेंगे। ये मुक्त व्यापार का मतलब सीधा से मतलब यही होता है कि कहीं भी कर ना देना। ठीक, कहीं भी कर ना देना। ठीक है, कहीं भी कर ना देना। तो मुक्त व्यापार का विस्तार हुआ। इसमें पहला लिखेगा आर्थिक परिणाम में, तो अंग्रेजों को इससे लाभ ही होगा। लाभ क्या हुआ? मुक्त व्यापार का विस्तार हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अब उनको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। तो पहला आप लिखेंगे मुक्त व्यापार का विस्तार। ठीक, भी आप लिखिए, क्या लिखेंगे? इनको
जमींदारी कहाँ कहाँ की मिली देखिए। सबसे पहले जब मीर कासिम बैठा, मीर कासिम तीन स्थानों की जमींदारी दी, मिदनापुर, चटगांव और वर्धमान, इन 3 स्थानों की जमींदारी दी थी। और जब मीर जाफर बैठा था तब वो क्या दिया था, 24 परगना की जमींदारी। तो 4-5 स्थानों की जमींदारी इनको मिल चुकी थी। लेकिन जब मुगल बादशाह हार गए तब इनको बहुत बड़ा क्षेत्र मिला। क्या कह सकते हैं कि पूरा मिल गया बंगाल, पूरा बिहार और उड़ीसा की जमींदारी, 3 स्थानों की जमींदारी इनको मिली। उड़ीसा की क्या हो गई, जमींदारी मिली। जमींदारी मिली, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की इनको जमींदारी मिली। जमींदारी के मतलब आप यही समझ लीजिएगा कि वहाँ पर जो पैसा वसूलेंगे, दीवानी आप समझ लीजिए। अभी क्या होगा, जब हम अभी द्वैत शासन पढ़ेंगे, इसके बाद द्वैत शासन पढ़ेंगे, तब दीवानी और सूबेदारी दोनों मामले हम देखेंगे क्या होते हैं। दीवानी व्यवस्था क्या होती है, सूबेदारी व्यवस्था। मोटा मोटा आप ये जानिए कि दीवानी का मतलब पैसा होता है। तो पूरा पैसा वसूलने का काम ये होगा, पूरा पैसा भी रखेंगे, यही रखेंगे, ठीक। अंग्रेज तो 3 स्थान, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो 3-4 छोटे छोटे गांव मिला करते थे जमींदारी के लिए, वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव, ये मिलते थे, ठीक है। 24 परगना, उसको छोड़कर अब पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अब इनके पास बहुत क्षेत्र हो गया है जहाँ से ये पैसा लेंगे। इसका मतलब अब इनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, आर्थिक क्षेत्र में इनको बहुत ज़्यादा लाभ हो गया। तो बक्सर का युद्ध करें सबसे बड़ा, चूंकि जब हम प्लासी के युद्ध देखे तब तो बहुत छोटा सा, केवल 24 परगना की जिम्मेदारी मिली थी। वो तो मान लीजिए एक छोटा सा गांव हुआ, लेकिन छोटा सा क्षेत्र हुआ, लेकिन ये क्या हुआ, पूरा क्षेत्र उसके अंदर समा गया। तो इसका मतलब बहुत ढेर सारी जमींदारी मिली। इसका मतलब दीवानी मामले थे, अब इनको बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ हुआ। तो पहला तो मुक्त व्यापार करना था, दूसरा बहुत ज़्यादा पैसा भी पाना शुरू कर दिए। तो अब आगे तीसरा लिखिए। और क्या हुआ, हर्जाने के रूप में ये बहुत ढेर सारा, देखिए अवध के नवाब से लगभग 50 लाख रुपए ये लिए थे। तो हर्जाने के रूप में बहुत ढेर सारी राशि भी तो प्राप्त की। तो ये भी इनका एक लाभ ही है, हर्जाने के रूप में अवध, मुगल बादशाह और मान लेते हैं बंगाल से क्या लिए, बहुत ढेर सारी राशि, अत्यधिक राशि ली गई, ठीक। तो ये 3 परिणाम आप लिखिए। हर्जाने के रूप में अवध नवाब अवध के नवाब, बंगाल के नवाब से बहुत ज़्यादा क्या लिया गया, राशि ली गई, अत्यधिक राशि ली गई। तो तीसरा ये लिखेंगे। तो ये 3 लिखिए। चौथा आप पहला लिखिए। पहला ये लिखेंगे कि मुक्त व्यापार का विस्तार किया गया, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया इनका। अब तो पूरा बंगाल भी है, बिहार, उड़ीसा, अवध का क्षेत्र भी इनके पास है, कहीं भी करेंगे तो मुक्त व्यापार होगा। दूसरा हो गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जमींदारी, बहुत ढेर सारा क्षेत्र मिल गया जमींदारी के लिए। और तीसरा, हर्जाने के रूप में ये बहुत ढेर सारे रुपए लिए। बहुत ढेर सारे रुपए कहाँ से, अवध के नवाब से, बंगाल के नवाब से, मुगल बादशाह से भी लिए थे। क्यों लिए थे, वो सैनिक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, उसको हम देखे थे, कल देख चुके हैं। तो हर्जाने के रूप में अवध नवाब और अवध बंगाल से बहुत ढेर सारी राशि लिए। तो 3 ये लिख लेंगे परिणाम। आर्थिक परिणाम में ये 3 था, कोई परेशानी तो नहीं, लिख लीजिएगा। अब हम आगे देखें, चलिए, ठीक, चलिए। कहते हैं कि अगर आप चौथा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, द्वैत शासन। इसके बाद हम यही पढ़ेंगे, द्वैत शासन। अभी हम थोड़ा सा आप देख लीजिए। द्वैत शासन से असीमित धन कमाया, असीमित धन कमाया। द्वैत शासन क्या है, द्वैत शासन अभी हम लास्ट में देखेंगे, लेकिन मोटे तौर पर ये देखिए कि क्या करने के लिए, ये एक प्रकार से शासन प्रणाली है। द्वैत शासन प्रणाली ऐसी प्रणाली है जो मान लेते हैं कि शोषण करने की एक जरिया है, एक प्रणाली है, शोषण की एक प्रणाली है, ठीक है। अभी हम इसकी बात पूरा देखेंगे। शोषण की प्रणाली है। शोषण की प्रणाली का मतलब कि कुछ भी, जितना भी द्वैत शासन का मतलब अधिकार तो अंग्रेज करेंगे, मतलब शासन अंग्रेज करेंगे, लेकिन उसका पूरा भार किस पर रहता है, वहाँ के बंगाल पर। तो द्वैत शासन वही है कि पूरा कार्य ये करते हैं, लेकिन
दो शासन, दो शासन का मतलब एक अंग्रेज और एक नवाब के द्वारा। पूरा कार्य देख रहा है नवाब, लेकिन पूरा अधिकार और कितना लाभ मिल रहा है अंग्रेजों को, तो यही दो शासन है। इससे कहते हैं बहुत ज़्यादा शोषण किए, शोषण इतना ज़्यादा होगा कि कहते हैं कि बंगाल में जब अकाल पड़ता है तो कहते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, तो किसान कहते हैं अपने अंगूठे तक काटते थे। किसान मतलब खेती करना छोड़ते थे, जो काश्तकार हुआ करते थे, ये सभी लोग क्या हुए, अंगूठे तक काटे हैं। तो इसके बारे में हम अभी देखेंगे, द्वैत शासन कल देखेंगे। तो द्वैत शासन हम देखेंगे कल देखेंगे। मोटे तौर पर मान लीजिए शोषण की एक प्रणाली है, तो द्वैत शासन से असीमित धन कमाना, बहुत ज़्यादा, ये इस द्वैत शासन से बहुत ज़्यादा धन कमाना शुरू करें। ठीक, ये इतना हमारा हो गया, 4-5 पॉइंट इतना हो गया मुख्य रूप से। यही इतना आर्थिक परिणाम केवल इतना ही है। आर्थिक परिणाम समझ में आ गया, हो गया ना। पहला परिणाम क्या था, मुक्त व्यापार का क्या हुआ, मुक्त व्यापार का विस्तार किया गया। मुक्त व्यापार का मतलब अब बंगाल छोड़ के बिहार, उड़ीसा और पूरा क्षेत्र इनके अधीन है, जहाँ भी चाहें वहाँ पास ये मुक्त व्यापार कर सकते हैं, कोई इनसे पैसा के लिए कुछ नहीं कहेगा। दूसरा ये था कि हमारा कि 3 स्थानों पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की पूरी जमींदारी मुगल बादशाह से ले लिए। कि प्रथम संधि हुई थी ना, कल हम लोग देख चुके हैं। प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई, उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जमींदारी ली मुगल बादशाह से, अंग्रेजों ने ली है ना। क्लाइव कर रहा है, क्लाइव ही तो संधि किया है। क्लाइव ने क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की इसलिए लिया ताकि अत्यधिक धन हो सके, जब धन होगा तो ये कर सकें। तीसरा था हमारा कि तीसरा क्या था हमारा, तीसरा ये था कि हर्जाने के रूप में बहुत ढेर सारे पैसे लिए। हर्जाने के रूप में क्या लिए, पैसा लिया। क्यों लिए, क्योंकि जब युद्ध लड़ेंगे तब बहुत ज़्यादा इनका क्या होगा, हानि होगी। हानि के रूप में अब कहते हैं अवध के नवाब से 50 लाख रुपए इसके लिए। तो बहुत ढेर सारी राशि, उस समय बहुत ढेर सारी राशि थी। तो और फिर इसके बाद हमारा द्वैत शासन है, द्वैत शासन में से असीमित धन कमाया, इतना लिख सकते हैं कि ये द्वैत शासन से क्या किए, बहुत सारा धन कमाए। तो द्वैत शासन एक क्या है, शोषण की एक प्रणाली है, जो हम इसके बाद वाला टॉपिक द्वैत शासन है तो उसको देखेंगे। ठीक, तो कोई परेशानी तो नहीं। तो ये इतना हमारा हो गया मुख्य रूप से, रफ कर दें। चलिए आप लिखिए, आप दूसरा लिखिए आप राजनीतिक परिणाम। राजनीतिक परिणाम, ठीक, कोई परेशानी तो नहीं। चलिए, परेशानी तो होना नहीं चाहिए। अब राजनीतिक परिणाम क्या था, ये प्लासी के युद्ध में हम परिणाम देख चुके हैं, यही परिणाम हुए थे, लेकिन इससे थोड़ा वो संक्षिप्त का मतलब बहुत सीमित था। ये अब असीमित होते चले जा रहे हैं। इसके बाद तो अब इनकी बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ का मतलब अब इनको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा, चाहे जहाँ भी देखेंगे अब लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे मैसूर युद्ध भी देखेंगे। मैसूर युद्ध 4 प्रकार के होते हैं, उसमें चारों प्रकार में देखेंगे कैसे कैसे होगा। फिर मराठों के साथ होगा, तो सब देखते जाएंगे, परेशान मत रहिएगा। तो राजनीतिक परिणाम में थोड़ा देखते हैं। पहला कारण कि प्लासी के युद्ध में हम लोग देखे थे कि पूर्वी भारत में इनकी पहचान राजनीतिक शक्ति के रूप में हो चुकी है, क्योंकि बंगाल के नवाब को हरा चुके हैं। तो अब पूर्वी भारत बंगाल के पूरा क्षेत्र में इनको राजनीतिक शक्ति के रूप में जानने लगे कि नहीं, अंग्रेज भी कुछ हैं राजनीतिक क्षेत्र में। अब लेकिन अब इनका क्षेत्र व्यापक हो गया, कहाँ तक जानने लगे, न केवल पूर्वी भारत बल्कि उत्तर भारत छोड़िए, पूरे भारत में इनको राजनीतिक शक्ति के रूप में जानने लगे। तो पूरा भारत क्यों, क्योंकि मुगल बादशाह आ चुके हैं। जब मुगल बादशाह आ रहे तो सभी राज्यों में ये खबर फैल गई कि मुगल बादशाह आ चुके हैं। और किनसे आ रहे हैं, अंग्रेजों से आ रहे हैं। तो एक प्रकार का इनकी राजनीतिक शक्ति के रूप में इनकी पहचान हो गई। मुगल बादशाह के हारने के कारण, जो उस समय एक शक्ति के रूप में मानी जाती थी, लेकिन शक्ति वास्तव में थी नहीं, शक्ति के प्रतीक के रूप में माने जाते थे, लेकिन वो भी आ रहे। तब राज्यों में एक भय तो हुआ ही कि अंग्रेज भी कुछ ना कुछ हैं। तो क्या कह सकते हैं कि पूरे भारत में इनको राजनीतिक शक्ति के रूप में पहचान हुई। राजनीतिक शक्ति में पहचान हुई। ठीक, तो इतना ही लिख लीजिएगा। क्यों हुई, तो आप लोग जान सकते हैं
क्यों पूरे भारत का मतलब पूरा भारत हो गया, चाहे उत्तर भारत में तो मुगल बादशाह हारे, उत्तर भारत तो था ही, प्लस पूर्वी भारत में पहले से इनके वर्चस्व था, पश्चिम भारत में सब लोग डर गए और दक्षिण भारत में भी इनको जानने लगे। अभी इसके बाद हम दक्षिण भारत में मैसूर देखेंगे, तब हम अच्छे से इनकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो पूरे भारत में इनकी राजनीतिक शक्ति के रूप में पहचान हुई। क्यों हुई? एक कारण ये है कि मुगल बादशाह हारे। हम अभी के इससे पहले जब मुगल बादशाह हारे तब बताया देना कि मुगल बादशाह का हारना अंग्रेजों को बहुत लाभप्रद हुआ, मतलब बहुत इनको कहते हैं कि लाभ हुआ कि मुगल बादशाह को हराए। मुगल बादशाह के हारने से बहुत से राज इनसे डरना शुरू कर दिए। ठीक, तो पूरे भारत में इनकी राजनीतिक शक्ति के रूप में पहचान हुई। भी लिखिए, ठीक है। ये किंग मेकर के रूप में प्रशासन पर इनका पूरा नियंत्रण, कहाँ के प्रशासन में? बंगाल के तो प्रशासन में नियंत्रण आई है, प्रशासन पर नियंत्रण, पूरा अवध पर भी इनका पूरा नियंत्रण हो गया, बंगाल व अवध, बंगाल अवध। अभी दिल्ली पर इनका पूरा नियंत्रण नहीं हुआ है, पूरा नियंत्रण का मतलब हराए हैं, लेकिन अभी वहाँ पास ध्यान ही केंद्रित नहीं किया, क्योंकि मुगल बादशाह को हरा चुके हैं, संधि भी हो चुकी है, इस कारण से वहाँ पास अभी ध्यान नहीं दिए। लेकिन अवध पर अब जिनका नियंत्रण धीरे धीरे स्थापित हो गए। अवध क्या हो गया, दिल्ली पर इसलिए आक्रमण मतलब शासन नहीं अभी शुरू किए हैं, क्योंकि बात यह है कि उस समय अहमद शाह अब्दाली अफगानों का आक्रमण लगातार होता रहता था, तो ये अभी किसी युद्ध में फंसना नहीं चाहते थे, बाहरी किसी युद्ध में नहीं फंसना चाहते थे, क्योंकि ये अभी तो अब इनका उदय हो रहा है, इस कारणवश वो वहाँ पास इसीलिए नहीं हुए। तो बाद में हम देखेंगे। और साथ ही साथ मराठों को भी लगातार आक्रमण हो रहा था, इस कारणवश कहते हैं कि वो वहाँ पास अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। ठीक, तो प्रशासन पर नियंत्रण इनका बड़ा पूरे बंगाल पर था, अवध पर भी हो गया। ठीक है, और कहते हैं संसाधनों का प्रयोग कहाँ करने लगे, पूरा जितना संसाधन बंगाल और अवध के जितने संसाधन हैं पूरा क्या करने लगे, अपने सैनिक क्षमता बढ़ाने में। संसाधन का प्रयोग राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने में, या कह सकते हैं कि सैनिक शक्ति को, कुछ भी लिखें, सैनिक शक्ति को बढ़ाने में, सैनिक शक्ति। ठीक है, को बढ़ाने में। ठीक है, सैनिक क्या हुआ, संसाधन का प्रयोग सैनिक शक्ति को बढ़ाने में, या कह सकते हैं राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने में इसका प्रयोग किए। जैसे वहाँ पास किए थे प्लासी के युद्ध में, हम लोग देखे कि संसाधनों का प्रयोग किए थे। कहाँ किए थे? कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब हुआ था? जब उस दिन बताया था 1758 से बाद हुआ। और वेड्रा का युद्ध 1759 में हुआ था। तो किसके साथ हुआ था? आप लोग कल इससे पहले वाली वीडियो में आप देखिएगा, डचों के साथ हुआ था। ठीक, तो इतना देखे थे, पहले ही देख चुके हैं। तो वहाँ भी संसाधनों का प्रयोग होगा। अब यहाँ पास संसाधनों का प्रयोग सैनिक शक्ति बढ़ाने में, क्योंकि अब अवध की पूरी सुरक्षा ले लिए कि सैनिक आपके पास नहीं रहेगा, सैनिक हमारे रहेंगे लेकिन पैसा आप देंगे। तो सैनिक शक्ति अब ये बढ़ा रहे हैं, संसाधनों का प्रयोग करके सैनिक शक्ति को बढ़ाने के अब ये प्रयास करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि अब इनको व्यापारिक हित तो होना ही है, साथ ही साथ अब राजनीतिक हस्तक्षेप किए तो अब किसी न किसी से युद्ध होता ही रहेगा। तो युद्ध होगा तो उसके लिए सैनिक तो चाहिए ही, सैनिक से ही तो जीतेंगे, सैनिक चाहिए। इस कारणवश सैनिक को एकत्रित करना शुरू करते हैं। और इसी सैनिक का प्रयोग अभी बाद में देखेंगे हम कि मैसूर में करना शुरू करते हैं। मैसूर के बाद फिर तो कहते हैं कि अलग अलग स्थानों पर करते हैं, पूरा हैदराबाद पर, पूरा मराठा पूरा, फिर इसके बाद पंजाब तरफ हो गया, रणजीत सिंह उस समय रहेंगे। तो देखेंगे, सब देखेंगे, आप लोग बिल्कुल परेशान। तो राजनीतिक परिणाम ये तीनों पॉइंट लिख लेंगे, कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, ये था हमारा परिणाम। असफलता कारण में जो पीछे था वही यहाँ भी है। कुशल नेतृत्व कह सकते हैं, अब दूरदर्शिता कह सकते हैं कि अंग्रेजों की दूरदर्शिता। पहला हो गया कि अंग्रेजों दूरदर्शी हैं कि वो समझ रहे हैं कि स्थिति ऐसी बन सकती है युद्ध की, इसलिए वो पहले से ही सचेत हैं। दूसरा कह सकते हैं कि नेतृत्व कुशल है, उनका नेतृत्व जबरदस्त है। किनकी अपेक्षा? भारतीयों की अपेक्षा। जो हमारे नवाब हैं बंगाल के या अवध के, कह सकते हैं मीर कासिम या सुजाउद्दौला या मुगल बादशाह, कहते हैं इनसे अच्छा नेतृत्व किए, जिस कारणवश हारे भी। कुशल कूटनीति अंग्रेजों की जबरदस्त है, जिस कारणवश भी हारे। ठीक है, संसाधन तो उनके पास है ही है,
नौ सैनिक श्रेष्ठता भी कह सकते हैं, इनके पास है ही है। तो ये सभी है। बंगाल के नवाब का साथ ना देना, यहाँ पास एक ही हो गया कि बंगाल के नवाब का साथ भी नहीं देना, क्योंकि मीर जाफर है, बक्सर के युद्ध का जब हो रहा है तब मीर जाफर गद्दी पर बंगाल पर बैठा, लेकिन मीर जाफर कुछ नहीं करता है, वो केवल बैठा ही रहता है। कहते हैं वो अंग्रेजों के साथ ही रहता है, वो मीर कासिम के साथ नहीं देता, मीर कासिम का साथ नहीं देता युद्ध में। तो ये कह सकते हैं कि असफलता के केवल ये थोड़ा बहुत कारण, लिखना नहीं है, केवल समझना था। समझना इसलिए परिणाम, ये देखिए परिणाम केवल सिविल सर्विसों में केवल पूछा जाता है, इस तरह नहीं आता कि कारण और परिणाम बताओ, केवल समझने के लिए वहाँ आता है। कि कभी हो सकता है कि कई क्वेश्चनों में हो सकता है कि उसमें पूछ ले कि बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत आ जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा है। लेकिन किसी ऑब्जेक्टिव में ऐसा तो आता नहीं कि परिणाम के बारे में ये वो, ऐसा तो होता नहीं। लेकिन इसको इसलिए पढ़ते हैं ताकि आगे की स्थिति अच्छे से स्पष्ट हो। अभी जब हम देखेंगे मैसूर का युद्ध, तब ये परिणाम वहाँ पास काम आएंगे कि अंग्रेजों की स्थिति अब स्पष्ट हो रही, संसाधन हो गए हैं, सैनिक श्रेष्ठता हो गई, राजनीतिक शक्ति के रूप में पहचान हो गई, पैसा बहुत ढेर सारा हो गया। तो ये सब हम जब जानते रहेंगे तब हम जानेंगे कि मैसूर का युद्ध क्यों जीत रहे हैं। ऐसे तो कोई जीत नहीं जाएगा, जब शक्ति उनके पास रहेगी तभी तो जीतेंगे। तो वहाँ जीतने का एक कारण इनका यहाँ परिणाम भी तो है। परिणाम केवल इस संदर्भ में देखते हैं, सभी एग्जाम मतलब एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता, लेकिन उनकी स्थिति जानने के लिए तो ये आवश्यक है ना, ठीक है। और सिविल सर्विस में तो ये जरूरी है कि वहाँ भी ऑब्जेक्टिव भी रहता है तो उसको समझने के ही आता है। ऐसा तो नहीं रहता कि वहाँ ऐसे दिया है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ लगा दिए 1764 अगस्त 1764, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। वहाँ पास तो डिस्क्रिप्टिव रहता है, तो वहाँ पास देखेंगे जब जिस तरह आते हैं क्वेश्चन, उसको भी देखेंगे, बाद में देखेंगे जब हम लोग पढ़ लेंगे एक टॉपिक। जैसे हमारा पूरा कंप्लीट होगा, जैसे हम लोग देखें 1850 तक, 1757 से 1850 1857 तक देखेंगे, फिर इसके बाद कुछ बहुत क्वेश्चन भी देखेंगे। तो परिणाम केवल इतना था। परिणाम केवल इसलिए समझिए कि आगे इसका काम है, और इसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम नहीं कि मतलब एग्जाम में तो ये पूछेगा नहीं, केवल इसलिए कि आगे जो स्थिति जाननी है अंग्रेजों की, इसलिए है, ठीक है। और कोई इसका ऐसा नहीं है कि किसी एग्जाम में कि परिणाम बताइए, चलिए राजनीतिक परिणाम, चलिए अच्छा ये है, ठीक है, ऐसा तो लगाना नहीं रहता वहाँ पर। वहाँ जो लगाना रहता है वो सब आते हैं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, अलीनगर की संधि क्या हुआ, कालकोटी त्रासदी कब हुई, इस तरह पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव तो इसी तरह आता है, केवल जी की फैक्ट आता है कि कौन बैठा था उस समय, किसके साथ युद्ध हुआ, कौन कौन हारे, शुजाउद्दौलावत के नवाब, फिर इस तरह पूछता है। उसमें ऐसा तो पूछता नहीं, ये केवल समझ के लिए है, समझेंगे तब आगे अच्छे से स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अंग्रेजों की स्थिति इसलिए स्पष्ट करना क्योंकि 200 साल 1757 में जीते हैं और 1947 में जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा काल है। और इस काल में ये लोग व्यापार करने के उद्देश्य से आकर यहाँ पास कैसे रच बस गए, इसके बारे में देखेंगे। तो इनकी स्थिति तो अच्छे से जानना जरूरी ही है, ठीक है। अभी हम लोग बाद में तो राष्ट्रीय आंदोलन में तो कहते हैं ये लोग आतंक करेंगे, आतंक का मतलब इतना ज़्यादा परेशान करते हैं लोगों को, तो वो देखेंगे, ठीक है। चलिए, परिणाम केवल इतना है, तो इसको लिख लीजिएगा, इतना लिख लीजिएगा। हम लोग कल देखेंगे, इसके बाद हम लोग कल देखेंगे द्वैत शासन। क्या देखेंगे, अभी ये जो द्वैत शासन लिखा था ना, अभी द्वैत शासन लिखा था, तो कल हम लोग थोड़ा देखेंगे कि द्वैत शासन प्रणाली क्या है, ठीक है। द्वैत शासन प्रणाली, द्वैत शासन प्रणाली देखेंगे ये क्या है, क्यों लागू की गई, इसको क्यों लागू की गई ये भी देखेंगे कि ये क्या है, क्यों लागू की गई है, इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। पूरा द्वैत शासन पर होगा। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे जो 1757 से लेकर 1857 में जो मुख्य रूप से अंग्रेज आए, गवर्नर या गवर्नर जनरल, उनके बारे में थोड़ा देखेंगे। उनके बारे में 1-2 पॉइंट जानेंगे भी, पहले नाम देख लेंगे, फिर उनके बारे में 1-2-3 पॉइंट थोड़ा जो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है उसको देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग आर्थिक स्थिति देखेंगे। फिर इसके बाद जो सुधार हुए, संवैधानिक सुधार हुए, बीच बीच में कानून आना शुरू होंगे, अभी देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, चार्टर एक्ट आएगा, तो फिर उसको देखेंगे। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे, कंप्लीट देखेंगे। आप लोग परेशान मत रहिए, जब हम गवर्नर जनरल के बारे में देखेंगे तो उनके बारे में पूरा उस समय नहीं देखेंगे, लेकिन जैसे ही हम 1757 से 1857 के बीच सभी स्थितियाँ देख लेंगे, तब गवर्नर जनरल की स्थिति वैसे ही स्पष्ट हो जाएगी, इसलिए उनको अलग से पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो ठीक है,
कल हम लोग द्वैध शासन प्रणाली देखेंगे, फिर आगे बात करेंगे। पहले हम लोग राजनीतिक शक्तियाँ पूरे राजनीतिक क्षेत्र में पूरा देखेंगे। 1757 से 1857 के मध्य पूरा राजनीतिक संबंध के बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद आर्थिक देखेंगे, फिर इसके बाद संवैधानिक देखेंगे। तीनों क्षेत्र में देखकर फिर हम लोग 1857 की बात बढ़ेंगे। 1857 से 1900 तक चलेंगे, ठीक है। फिर 1900 से 1947 तक, ठीक। चलिए, तो कैसा लगा बता दीजिएगा, आप लोग बता क्या दीजिएगा, ठीक है, बता दीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे द्वैध शासन प्रणाली, ठीक है। चलिए, ओके।